दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि प्राइम वीडियो पर हमें देखने को मिली है, जिसका टाइटल है जैकपॉट। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का क्रेज़ अब बढ़ता ही जा रहा है। जब से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके बाद लोगों में इसकी हाइप बढ़ती ही जा रही है। तो फाइनली ये हमें देखने को मिल चुकी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी की प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जैकपॉट 2024 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल फेग ने किया है और रॉब येस्कॉम्ब ने लिखा है। फिल्म में अक्वाफिना, जॉन सीना और सिमू लियू मुख्य भूमिका में है। जैकपॉट को अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा प्राइम वीडियो के माध्यम से 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। 1. आधार: केटी, एक संघर्षशील अभिनेत्री, 2030 में कैलिफोर्निया में लॉटरी जीतती है। कानून के अनुसार, हारने वाले टिकट वाले किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले उसकी हत्या करने और कानूनी रूप से उसकी जीत का दावा करने की अनुमति है। नोएल, एक शौकिया लॉटरी सुरक्षा एजेंट, उसकी जीत के एक हिस्से के बदले में सूर्यास्त तक उसे जीवित रखने में मदद करता है। 2. रालना, केटी के रूप में अक्वाफिना, जॉन सीना नोएल के रूप में, सिमू लियू, लुई लुइस, आइडेन मायरी, शादी के रूप में, शॉन विलियम स्कॉट रगडर मैन के रूप में, दादी ताला अल्माजन के रूप में डॉली डी लियोन, डोनाल्ड एलिस वॉटकिंस डीजे डोनाल्ड के रूप में। एमजीके 3. उत्पादन: मार्च 2023 में यह घोषणा की गई थी कि ग्रैंड डेथ लोट्टो नामक एक एक्शन कॉमेडी फिल्म अमेजन स्टूडियो में विकास में थी। पॉल फेग को निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे रॉब येस्कॉम्ब ने लिखा था और जो रोथ, जेफ किर्शनबाम, फेग और लॉरा फिशर ने निर्मित किया था। जॉन सीना, जैक रोथ और येस्कॉम्ब ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। सीना, अक्वाफिना और सिमू लियू को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। 4. आइडेन मायरी, सीन विलियम स्कॉट, डॉली डे लियोन और डोनाल्ड एलिस वॉटकिंस महीने के अंत में कलाकारों में शामिल हुए। 5. मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2023 तक अटलांटा में शुरू होगी। 5. स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 24 आलोचकों के आधार पर 4.4/10 की औसत रेटिंग के साथ 38% रोटन स्कोर प्राप्त हुआ है। 6. मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 8 आलोचकों के आधार पर 100 में से 38 का भारित औसत स्कोर प्राप्त हुआ है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 7. पॉल फेग बटा FI बटा 1, जन्म 17 सितंबर 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता है। उन्हें ब्राइडसमेड्स 2011, द हीट 2013, स्पाई 2015, घोस्टबस्टर्स 2016, ए सिंपल फेवर 2018 और लास्ट क्रिसमस 2019 जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। वह अक्सर अभिनेत्री मेलिसा मैकार्थी के साथ सहयोग करते हैं। फिग ने कॉमेडी सीरीज फ्रीक्स एंड गीक्स 1999 से 2000 और अदर स्पेस 2015 बनाई। उन्होंने अरेस्टेड डेवलपमेंट, नर्स जैकी, मैड मेन, द ऑफिस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, 30 रॉक और वीरस के कई एपिसोड भी निर्देशित किए हैं। फ्रीक्स एंड गीक्स पर लेखन के लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए और द ऑफिस के निर्माण और निर्देशन के लिए 2 नामांकन मिले। उनकी सबसे उल्लेखनीय अभिनय भूमिकाएं सिटकॉम द जैकी थॉमस शो 1992 से 1993 में बॉबी व्यान के रूप में, कॉमेडी फिल्म हैवीवेट 1995 में तुम द कैंप काउंसलर और सिटकॉम सबरीना द टीनेज विच 1996 से 1997 में मिस्टर यूजीन पूल के रूप में थीं। प्रारंभिक जीवन: फेग का जन्म रॉयल ओक, मिशिगन में 17 सितंबर 1962 को हुआ था। 2. टेलीफोन ऑपरेटर एलेन एलिजाबेथ नी आर्टिंगस्टल और ग्रेटियट एवेन्यू स्टोर के मालिक सैनफोर्ड विलियम फेग के बेटे। 3, 4, 5
वह मिशिगन के माउंट क्लेमेस में एक ईसाई वैज्ञानिक के घर में पले बढ़े। 6-7 सैनफोर्ड का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन एलेन से शादी करने के लिए उन्होंने ईसाई विज्ञान को अपना लिया, जिनसे उनकी मुलाकात एक चर्च के सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। 3-8-9 आजीविका 1986 से 2010 प्रारंभिक करियर फ्रीक्स एंड गीक्स और निर्देशन की शुरुआत। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में 1 साल बिताने के बाद फिग लॉस एंजल्स चले गए और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड में एक टूर गाइड के रूप में भी काम किया, एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में काम किया और विभिन्न टेलीविजन शो में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 10 फिग कई फिल्मों में भी नजर आए, जैसे स्की पेट्रोल 11 और 1995 की फिल्म हेवीवेट में बेन स्टिलर के साथ एक भूमिका में, जिसमें उन्होंने कैंप काउंसलर टिम की भूमिका निभाई। सबरीना द टीनेज विच के पहले सीजन में फिग ने सबरीना के विज्ञान शिक्षक मिस्टर यूजीन पूल का किरदार निभाया था। हेवीवेट के सहपत कथाकार जुर अपाटो के साथ फिग ने मिशिगन के क्लिंटन टाउनशिप के चिप्पेवा वैली हाई स्कूल में अपने अनुभवों से प्रेरित होकर अल्पकालिक कॉमेडी श्रृंखला फ्रीक्स एंड गीक्स बनाई। यह शो 1999 से 2000 के टेलीविजन सीजन के दौरान NBC पर प्रसारित हुआ। 18 एपिसोड पूरे हो गए थे, लेकिन केवल 12 प्रसारित होने के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। कम समय के बावजूद फ्रीक्स एंड गीक्स ने तब से एक समर्पित पंथ बनाए रखा है। शो का नाम टाइम पत्रिका के अब तक के 100 महानतम शो में शामिल किया गया था। 12 और 2008 की गर्मियों में एंटरटेनमेंट वीकली ने फ्रीक्स एंड गीक्स को पिछले 25 वर्षों के 13वें सर्वश्रेष्ठ शो के रूप में स्थान दिया था। 13 फेग ने ड्रामा फिल्म आई एम डेविड से निर्देशन की शुरुआत की, जिसका प्रीमियर 2003 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। बाद में उन्होंने क्रिसमस कॉमेडी फिल्म अनअकम्पनीड माइनर्स 2006 का निर्देशन किया। 2011 से 2016 ब्राइडसमेर्स और मेलिसा मैकार्थी के साथ अन्य फिल्मी काम। 2011 में फिग को अपाटो द्वारा निर्मित कॉमेडी फिल्म ब्राइडसमेर्स का निर्देशन करने के लिए सलाह दी गई थी। एनी मुमोलो और क्रिस्टन वाइग द्वारा लिखित कथानक एनी वाइग पर केंद्रित है, जो माया रूडोल्फ द्वारा निभाई गई अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिलियन के लिए सम्मान की नौकरानी के रूप में सेवा करने के लिए कहे जाने के बाद दुर्भाग्य की एक श्रृंखला से पीड़ित है। 32.5 मिलियन डॉलर के बजट में बनी ब्राइडसमेर्स समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही, अंततः दुनिया भर में $288 मिलियन से अधिक की कमाई की और कॉमेडी में महिलाओं के बारे में चर्चा के लिए एक टचस्टोन के रूप में काम किया। 15-16 फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2013 में फेग ने मैकार्थी के साथ बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म द हीट में फिर से काम किया, जिसमें सैंड्रा बुलॉक भी थीं। फेग द्वारा निर्देशित और केटी डिप्पोल्ड द्वारा लिखित, यह एक बेमेल पुलिस जोड़ी पर केंद्रित है, जिसे एक डकैत को पकड़ने के लिए अपने मतभेदों को दूर करना होगा। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने बुलॉक और मैकार्थी की केमिस्ट्री और प्रदर्शन की प्रशंसा की। 18 और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $43 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $229 मिलियन की कमाई की। 2015 में फिग ने 20वीं शताब्दी फॉक्स के लिए जासूसी कॉमेडी फिल्म स्पाई ली थी, निर्देशित और निर्मित की, जिसमें फिर से मेलिसा मैकार्थी ने अभिनय किया। 20 यह एक गुप्त एजेंट सुसान कूपर के जीवन का अनुसरण करता है, जो काला बाजार को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह $235.7 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ एक और बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई। 21 इसे 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी और मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकार्थी के लिए म्यूजिकल या कॉमेडी। 22 इसके अलावा 2015 में
फिग ने ब्लू स्काई स्टूडियो के लिए एनिमेटेड फीचर द पीनट्स मूवी का निर्माण किया। 2015 के दौरान फिग ने याहू की वीडियो ऑन डिमांड सेवा याहू स्क्रीन के लिए साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज अदर स्पेस भी बनाई और शो का पहला एपिसोड लिखा। श्रृंखला में ट्रेस ब्यूलियू, नील केसी, यूजीन कोर्डेरो, जोएल हॉजसन, कोनोर लेस्ली, बेस रॉस, करण सोनी और मिलाना वायंट्रब ने एक खोजपूर्ण अंतरिक्ष यान के बेकार चालक दल के रूप में काम किया है जो एक अज्ञात ब्रह्मांड में फंस जाते हैं। अदर स्पेस को सकारात्मक समीक्षा मिली 24-25, लेकिन 2016 में याहू स्क्रीन के बंद होने के कारण दूसरे सीजन के लिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। बाद में फिग ने श्रृंखला के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के बाद प्रत्येक एपिसोड के लिए सीधे लिंक प्रदान करने के लिए एक टम्बलर बनाया। ऑब्वियस 2016 में फिग ने घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइजी की महिला संचालित रीबूट का निर्देशन और सहलेखन किया, जिसमें मैकार्थी, क्रिस्टन वाइग, किट मैकिनोन और लेस्ली जोन्स ने 4 महिलाओं की भूमिका निभाई, जो न्यूयॉर्क शहर में भूत पकड़ने का व्यवसाय शुरू करती है। 28-2015 में महिला प्रधान कलाकारों की घोषणा ने जनता और इंटरनेट बैकलैश से एक ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। 29, जिसके कारण फिल्म के IMDb पेज और संबंधित YouTube वीडियो को फिल्म की रिलीज से पहले कम रेटिंग मिली। 30-31, फिल्म ने $144 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $229 मिलियन की कमाई की, जो 2016 की घरेलू स्तर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन कॉमेडी बन गई। 32, हालांकि इसके उच्च उत्पादन और विपणन बजट के कारण इसे बॉक्सऑफिस बम माना जाता है। एंडे 2017 वर्तमान ए सिंपल फेवर और लास्ट क्रिसमस। 2017 में फिग ने जोनाथन लेविन की कॉमेडी फिल्म स्नेच्ड का निर्माण किया, जिसमें एमी शूमर और गोल्डी हॉर्न ने मां बेटी के जोड़े की भूमिका निभाई, जिन्हें दक्षिण अमेरिका में छुट्टी के दौरान अपहरण कर लिया जाता है। 34, उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर ए सिंपल फेवर का निर्माण शुरू किया। डार्सी बेल के इसी नाम के 2017 के उपन्यास पर आधारित इसमें अन्ना केंड्रिक, ब्लेक लाइवली और हेनरी गोल्डिंग ने अभिनय किया है, और यह एक छोटे शहर के ब्लॉगर का अनुसरण करता है जो अपने रहस्यमय और अमीर सबसे अच्छे दोस्त के लापता होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। सितंबर 2018 में रिलीज हुई फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से अनुकूल समीक्षा मिली, जिसमें केंड्रिक और लाइवली के कथानक और प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 2018 में फिग ने हेले मैग्नस अभिनीत डाइट कोक के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे सुपर बाउल के दौरान दिखाया गया था। 36, 2019 में उन्होंने हेनरी गोल्डिंग के साथ रोमांटिक कॉमेडी लास्ट क्रिसमस का निर्देशन किया, जिन्होंने एमिलिया क्लार्क के साथ फिल्म में अभिनय किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $120 मिलियन से अधिक की कमाई की। 37, मार्च 2019 में द वर्ल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद फिग ने घोषणा की कि वह अपने फिग्को प्रोडक्शन स्टूडियो को यूनिवर्सल पिक्चर्स में स्थानांतरित कर देंगे। 38-39, फिल्मोग्राफी। जोसेफ इमैनुएल रोथ, जन्म 13 जून 1948, 2, एक अमेरिकी फिल्म कार्यकारी, निर्माता और निर्देशक है। उन्होंने 1988 में मॉर्गन क्रीक एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की और 2000 में रिवोल्यूशन स्टूडियो और फिर 2007 में रोथ किर्शेनबाम फिल्म्स की स्थापना करने से पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स 1989 से 1993, कारवां पिक्चर्स 1993 से 1994 और वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो 1994 से 2000 के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन। रोथ का जन्म 13 जून 1948 को हुआ था। 1, फ्रांसिस और लॉरेंस रोथ के घर। 3, उन्होंने कहा है कि उनके यहूदी परिवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एक भारी कैथोलिक हिस्से में बड़े होने के दौरान कई तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें लॉन पर एक क्रॉस जलाया जाना और रोथ के कुछ स्कूल के साथियों द्वारा उनसे बात करने से पहले खुद को क्रॉस करना,
जैसी घटनाएं शामिल थीं। 4. 1959 में रोथ के पिता ने अपने बेटे को सार्वजनिक स्कूलों में अनिवार्य प्रार्थना को खत्म करने के एक्लू के प्रयास में वादी बनने के लिए स्वेच्छा से आगे किया। न्यूयॉर्क में दायर किया गया मामला कई अपीलों से गुजरा। अंत में 1962 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एंगेल बनाम विटाले के ऐतिहासिक मामले में इस तरह की प्रार्थना पहले संशोधन के तहत असंवैधानिक थी। 5. रोथ ने बोस्टन विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां से उन्होंने 1970 में संचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 2. आजीविका। अपने करियर के दौरान उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है और अब तक 6 का निर्देशन किया है, जिनमें 1990 की कूप डिविले, 2001 की अमेरिकाद स्वीटहार्ट्स और 2006 की फ्रीडमलैंड शामिल है। 1988 में रोथ और जेम्स रॉबिन्सन ने मॉर्गन क्रीक एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की। 6. यह नाम रोथ की पसंदीदा फिल्म द मिरेकल ऑफ मॉर्गन क्रीक से आया था। 7. कंपनी के पास यंग गन्स और मेजर लीग सहित बॉक्स ऑफिस हिट थे। 1989 में रोथ 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अध्यक्ष बने, जो उनके अधीन बहुत सफल रहा, जिसमें होम अलोन, डाई हार्ड 2 और व्हाइट मैन कैंट जंप जैसी हिट फिल्में शामिल थीं। जुलाई 1992 में उनका अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन वे फॉक्स इंक के अध्यक्ष बैरी डिलर के वर्ष की शुरुआत में पद छोड़ने के कारण पद पर बने रहने के लिए सहमत हो गए। बाद में उन्होंने नवंबर 1992 में घोषणा की कि वे वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए फॉक्स छोड़ रहे हैं। 8-9 1992 में उन्होंने रोजर बिर्नबाम के साथ कारवान पिक्चर्स की सह-स्थापना की, जिसका वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ एक प्रोडक्शन डील था। रोथ 24 अगस्त 1994 को डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख बन गए। 10. डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर जेफ्री कैटजेनबर्ग को रोथ के साथ डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख के रूप में बदलने के लिए इतने दृढ़ थे कि उन्होंने आई लव ट्रबल के लिए $15 मिलियन की लागत के कर्ज को माफ कर दिया और डील के तहत 21 अप्रकाशित फिल्मों के लिए रोथ को $40 मिलियन की फीस का भुगतान किया। 11. प्रीमियर मैगजीन की 2003 हॉलीवुड पावर लिस्ट में 6वें स्थान पर रहे रोथ ने 76वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार का निर्माण किया। रोथ ने अक्टूबर 2007 में घोषणा की कि जब सोनी पिक्चर्स के साथ रिवॉल्यूशन का वितरण सौदा समाप्त हो जाएगा, तो वह रिवॉल्यूशन स्टूडियो से अलग होकर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी, रोथ फिल्म्स का गठन करेंगे। 13 नवंबर 2007 को रोथ को पॉल एलन के साथ सिएटल, वाशिंगटन स्थित मेजर लीग सॉकर फ्रेंचाइज के बहुसंख्यक मालिक के रूप में पेश किया गया था। सिएटल साउंडर्स एफसी, जो लुमेन फील्ड को अपना घर कहता है, ने 2009 में नियमित सीजन खेलना शुरू किया। 12 नवंबर 2015 को रोथ ने बहुसंख्यक स्वामित्व एड्रियन हनाउर को सौंप दिया। व्यक्तिगत जीवन। रोथ की शादी डोना आर्कॉफ से हुई थी, जिनके पिता फिल्म निर्माता सैमुअल जेड आर्कॉफ थे। 12. उनके 3 बच्चे हैं। परिवार डोलोरेस डेल रियो हाउस में रहता था, जिसे आर्किटेक्ट डगलस होनोल्ट ने आयरिश प्रोडक्शन डिजाइनर सेड्रिक गिबन्स और मैक्सिकन अभिनेत्री डोलोरेस डेल रियो के लिए 1929 में पैसिफिक पैलिसेड्स, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिजाइन किया था। 13. 2021 में रोथ ने 5,514 वर्ग फुट 512.3 मीटर 1960 के दशक के मिड सेंचुरी घर के लिए $23 मिलियन का भुगतान किया, जिसे डैन डबोर्स्की द्वारा डिजाइन किया गया और बेवर्ली हिल्स में वाल्डो फर्नांडीज द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। 14. फिल्मोग्राफी। पतली परत। निर्माता टनल विजन 1976, हमारा विजय सीजन 1978, अमेरिकाथॉन 1979, देवियों और सज्जनों, शानदार दाग 1982, द फाइनल टेरर 1983, द स्टोन बॉय 1984, मूविंग वायर्स 1985, जहां नदी काली बहती है 1986, स्ट्रीक्स ऑफ कोर्ट 1986, पीके एंड द किन 1987, यंग गन्स 1988, द थ्री मस्कटियर्स 1993,
एंजल्स इन द आउटफील्ड 1994, ए लो डाउन डर्टी शेम 1994, हाउस गेस्ट 1995, द जर्की बॉयज द मूवी 1995, हेवीवैक्स 1995, लंबी कहानी 1995, जब तुम सो रहे थे 1995, द इथर वन 2004, द ग्रेट डिबेटर्स 2007, एलिस इन वंडरलैंड 2010, स्नो व्हाइन एंड द हंसमैन 2012, ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013, स्वर्ग वास्तविक है 2014, मिलियन डॉलर आर्म 2014, नोरा लूम 1, जन्म 2 जून 1988, 2, जिन्हें पेशेवर रूप से अक्वाफिना के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और रैपर है। वह 2012 में तब प्रसिद्ध हुई जब उनका रैप गीत माई वैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम येलो रेंजर 2014 रिलीज किया और MTV कॉमेडी सीरीज गर्लकोर 2014 से 2015 में दिखाई दी। उन्होंने कॉमेडी नेबर्स 2, सोरोरिटी राइजिंग 2016, ओशन 8 2018, क्रेजी रिच एशियन 2018 और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में विस्तार किया। द फेडरवेयर 2019, 2020 से ऑक्वाफिना कॉमेडी सेंट्रल सीरीज ऑक्वाफिना इज नोरा फ्रॉम क्वींस की सहनिर्माता, लेखिका और कार्यकारी निर्माता रही है, जहां वह खुद का एक काल्पनिक संस्करण भी निभाती है। 2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में कैटी का किरदार निभाया। 3, उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों स्टॉर्क्स 2016, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 2019, राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021, द बैड गाइज 2022, द लिटिल मरमेन नोट 1, माइग्रेशन दोनों 2023, कुंग फू पांडा 4 और IF नोट 1 दोनों 2024 में आवाज की भूमिकाएं भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन। ऑक्वाफिना का जन्म स्टोनी ब्रुक, न्यूयॉर्क में हुआ था। 4, वे वैली लूम, एक चीनी अमेरिकी, और टिया लूम, एक कोरियाई अमेरिकी की इकलौती संतान थीं। 5, उनके पिता सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते थे। 4, और वे रेस्तरां मालिकों के परिवार से आते हैं। उनके परदादा 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे और फ्लशिंग, क्वींस में कैंटोनीज रेस्तरां लूम्स खोला। 6, जो पड़ोस के पहले चीनी रेस्तरां में से एक था। 7, उनकी मां एक चित्रकार थीं जो 1972 में अपने परिवार के साथ दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका आ गई थीं। 6, 1992 में जब ऑक्वाफिना 4 साल की थीं, तब फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप से उनकी मृत्यु हो गई। 5, 7, 8, ऑक्वाफिना क्वींस के फॉरेस्ट हिल्स में पलीब्री और फियोरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल में पढ़ी, जहां उसने तुरही बजाया और शास्त्रीय संगीत और जैज में प्रशिक्षण लिया। 9, 10, 15 साल की उम्र में उसने मंच का नाम ऑक्वाफिना अपनाया, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने दबाया था, और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उसके शांत और अधिक निष्क्रिय व्यक्तित्व के लिए एक दूसरा अहंकार। 11, 12, 13, उन्होंने शुरुआती प्रभावों के रूप में चार्ल्स बुकोवस्की, अनाइस निन, जोन डिडियन, टॉम वेट्स और चेट बेकर का हवाला दिया है। 14, 2006 से 2008 तक उन्होंने अपनी नानी के साथ संवाद करने के लिए बीजिंग भाषा और संस्कृति विश्वविद्यालय में मंदारिन सीखी। 2, 15, उन्होंने अल्बानी विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और महिला अध्ययन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2011 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10, आजीविका। ऑक्वाफिना ने 13 साल की उम्र में रैप करना शुरू कर दिया था। 13, उन्होंने गैराज बैंड के साथ संगीत का निर्माण शुरू किया, लेकिन अंततः लॉजिक प्रो और एबल्टन सीखा। 16, 2012 में उनका गाना
माई वेग यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ। 9. उन्होंने कॉलेज में यह गीत लिखा था। 16. विकी एवलॉन के माई डिक ट्रिब्यूट टू नेट के जवाब में। 17. जब उनके नियोक्ता ने उन्हें वीडियो में पहचान लिया तो उन्हें एक पब्लिशिंग हाउस की नौकरी से निकाल दिया गया। 16. 17. उनका एकल हिप हॉप एल्बम येलो रेंजर 11 फरवरी 2014 को जारी किया गया था। 18. इसके 11 ट्रैक में यूट्यूब पर जारी उनके कई पिछले सिंगल्स शामिल हैं। 2014 में अक्वाफिना गर्लकोर के तीसरे और चौथे सीजन के 6 एपिसोड में दिखाई दी। 19. 2015 में उन्होंने MTV पर इसके स्पिन-ऑफ गर्लकोर लाइव की सहमेजबानी की। 20. 2016 में उन्होंने कॉमेडियन मार्गरेट चो के साथ ग्रीन टी पर सहयोग किया। यह एक गीत है जो एशियाई रूढ़ियों का मजाक उड़ाता है। 21. वह 25 अक्टूबर 2014 को टेनियस डी के फेस्टिवल सुप्रीम में लाइनअप का हिस्सा थीं। 22. वह न्यूयॉर्क के बार में डिस्क जॉकी DJ भी थीं। 23. 24. 25. वह 2016 की डॉक्यूमेंट्री बेडरैप में शामिल है, जो 2016 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में एक आधिकारिक चयन है। यह उन पर और डम्बफाउंडेड, रेक्सटिधी और लिरिक्स जैसे एशियाई अमेरिकी रैपर्स पर सुर्खियां बटोरता है। 26. 27. उन्होंने 8 जून 2018 को एक 7 ट्रैक EP इन्फिना वी ट्रस्ट जारी। 28. इसने सर्वश्रेष्ठ हिप हॉप रैप एल्बम के लिए 2019 2 IM लिब्रा पुरस्कार जीता। 29. 2018 में केन जियोंग के साथ अक्वाफिना ने 2015 से 2017 तक डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी एस्ट्रोनॉट्स वांटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म टॉक शो वेब सीरीज टॉक की मेजबानी की। पहला सीजन यूट्यूब पर प्रीमियर हुआ और इसे वेरिजोन के गो 90 प्लेटफॉर्म पर विशेष स्ट्रीमिंग के लिए चुना गया। 30. यह 2016 के वेबी अवार्ड्स में एक आधिकारिक सम्मान था और समाचार और संस्कृति श्रेणी में 2016 के स्ट्रीमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 31. 2016 में उन्होंने नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग में कप्पा नू के सदस्य क्रिस्टीन के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 32. 33. और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म स्टॉर्क्स में क्वेल की आवाज दी। 2018 में उन्होंने इंडी कॉमेडी ड्यूड में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने जॉन एम चू द्वारा निर्देशित फिल्म क्रेजी रिच एशियन में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार राहेल चू कॉन्स्टेंस वू की सिंगापुरी कॉलेज की दोस्त गोह पीक लिन की भूमिका निभाई। 34. 2017 में हुलू की मूल श्रृंखला फ्यूचर मैन में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 35. उन्होंने 2018 आई हार्ट रेडियो MMVA की मेजबानी की। सिमूलियो बटा SIMULIJU बटा सिमूलियो 2 चीनी, जन्म 19 अप्रैल 1989, एक कनाडाई अभिनेता है। उन्हें 2021 की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में शांगची का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2016 से 2021 तक CBC टेलीविजन सिटकॉम किम्स कन्वीनियंस में जंग किम की भूमिका भी निभाई। 3. और बार्बी 2023 में केन डॉल में से एक। 4. ब्लर एंड वाटर में अपने काम के लिए उन्हें एक्ट्रा अवार्ड्स और कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में नामांकन मिला। 5. 2022 में लियू ने संस्मरण वी वेयर ड्रीमर्स लिखा। 6. और उन्हें टाइम के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक कलाकार अनुभाग में नामित किया गया। 7. प्रारंभिक जीवन। लियू का जन्म 19 अप्रैल 1989 को चीन के हार्बिन में जेनिंग और झेंग लियू के बेटे के रूप में हुआ था। उनके माता-पिता की मुलाकात बीजिंग में विश्वविद्यालय में पढ़ते समय हुई थी, जहां उन्होंने दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनके पिता जेनिंग PhD की पढ़ाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, जबकि उनकी मां बीजिंग में काम करती थीं, और लियू का पालन पोषण 5 साल की उम्र तक उनके दादा-दादी ने चीन के हार्बिन में एक छोटे से अपार्टमेंट में दिन के ज्यादातर समय बिना पानी के किया, जहां की परिस्थितियां उन्हें सुखद लगीं। 8. 9.
बाद में लियू अपने माता पिता के पास कनाडा चले गए, जहां उनके माता पिता ने बर्तन धोने का काम करके उनकी छात्रवृत्ति को पूरा किया और अंततः सफल एरोस्पेस इंजीनियर बन गए। वे सबसे पहले किंगस्टन, ओंटारियो पहुंचे, जहां उनके पिता क्वींस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। 6. बाद में लियू का पालन पोषण मिसिसॉगा, ओंटारियो में हुआ। 10. अपने संस्मरण वी वेयर ड्रीमर्स में लियू ने अपने माता पिता द्वारा चीन की सांस्कृतिक क्रांति में बड़े होने के दौरान अनुभव किए गए अभाव और आघात के बारे में लिखा। 8. और उनके बाद की टाइगर पेरेंटिंग शैली, उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वे उनके जीवन से खुशी या आनंद को दूर करना चाहते थे और उन अपेक्षाओं के भार को याद करते हैं जिन्हें वे असंभव मानते हैं। स्टार चाइल्ड, अध्ययनशील अकादमिक आज्ञाकारी बेटा बनना, कथित असफलताओं के लिए अपमानित और शारीरिक रूप से दंडित किया जाना। 11. लियू के माता पिता ने 5 साल की उम्र में उन्हें गणित में शामिल कर लिया और होमवर्क दिया जिसमें वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना और बीजगणित का अध्ययन करना शामिल था। 8. किंगस्टन पहुंचने पर लियू ने सिडेनहैम पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है। लियू ने शुरुआत में डेलोइट में एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया, लेकिन 9 महीने बाद अप्रैल 2012 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 13. उन्होंने अन्य करियर विकल्पों की तलाश शुरू की और एक अभिनेता और स्टंटमैन के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 14. 15. अकाउंटिंग की नौकरी छूटने और अभिनय में प्रवेश करने के बाद लियू अपने माता पिता से दूर हो गए, लेकिन अपने माता पिता के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद परिवार में सुलह हो गई और परिणामस्वरूप वे करीब आ गए। 16. आजीविका 2012 से 2018 प्रारंभिक कार्य और टेलीविजन भूमिकाएं। लियू ने अभिनय की शुरुआत एक एक्स्ट्रा और स्टंटमैन के रूप में काम करके की, जो गिलर्मो डेल टोरो की पैसिफिक रिम 14 और एवीसी की आई कुड बी द वन जैसी फिल्मों और संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 17. उनकी अन्य शुरुआती ऑन स्क्रीन क्रेडिट में निकिता 2012 और ब्यूटी एंड द बीस्ट 2014 शामिल है। वह सिक सर्वाइव द नाइट 2012 और टीवी मिनीसीरीज हीरोज रीबॉर्न में एक स्टंटमैन के रूप में दिखाई दिए। 2015 में लियू को उनकी पहली महत्वपूर्ण आवर्ती भूमिका में लिया गया, जो ओमनी टेलीविजन क्राइम ड्रामा सीरीज ब्लर एंड वाटर 2015 से 2016 के 7 एपिसोड में एक सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में दिखाई दिए। बाद में उन्हें 2017 में एक्ट्रा अवार्ड्स और कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में इस भूमिका के लिए अपना पहला पुरस्कार नामांकन मिला। 18. बाद में 2015 में लियू को सीबीसी टेलीविजन सिटकॉम किम्स कन्वीनियंस में जंग किम के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका में लिया गया। 19. इसी नाम के नाटक का एक टीवी रूपांतरण। यह आज तक की उनकी सबसे उल्लेखनीय टेलीविजन सफलता बनी हुई है। इस श्रृंखला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और जीता गया, जिसमें 2018 के कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज और 2019 सियोल इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड्स में सबसे लोकप्रिय विदेशी ड्रामा शामिल है। लियू ने 2021 में इसके समापन तक श्रृंखला में अभिनय किया। 2016 में लियू को पूर्व CIA विश्लेषक फारोन के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था, जो कि वास्तविक जीवन के पूर्व विश्लेषक रॉडनी फारोन पर आधारित था। NBC प्रीक्वल सीरीज टेकन में लियाम नीसन अभिनीत फिल्म फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। 20 मुख्य और आवर्ती भूमिकाओं में शामिल होने के बावजूद लियू कई टेलीविजन शो में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई देते रहे। हिट BBC स्पेस सीरीज ऑर्फन ब्लैक के एक एपिसोड में और साथ ही कनाडाई विज्ञान कथा श्रृंखला डार्क मैटर में भी दिखाई दिए। उद्धरण वांछित 2017 में लियू स्लेशर के दूसरे सीजन के साथ साथ सिटी टीवी मिनीसीरीज बैड ब्लर में भी आवर्ती पात्रों के रूप में दिखाई दिए। 21 2018 में वह साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज द एक्सपेंस 22, 23 और वोंग फू प्रोडक्शंस की यूट्यूब सीरीज यप्पी में दिखाई दिए। 24
2019 वर्तमान हालिया कार्य और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लियो 2019 की शुरुआत में लियो ने एबीसी के फ्रेश ऑफ द बोट के एक 7 एपिसोड में विली नामक एक नूडल विक्रेता के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 25 उन्होंने क्वींस की टीवी सीरीज अक्वाफिना इज नोरा के एक एपिसोड में गार्बेज बॉय के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। 26 कॉमिक कॉन 2019 में डिज्नी ने घोषणा की कि लियो फिल्म शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में टाइटैनिक सुपरहीरो शांग-ची का किरदार निभाएंगे, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में सेट है। शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एशियाई प्रधान कलाकारों वाली मार्वल की पहली फिल्म है। 27 लियो ने दिसंबर 2018 में ट्विटर पर भूमिका निभाने के बारे में पूछा था जब फिल्म के विकास में होने का खुलासा हुआ था। 29 कोविड-19 महामारी के कारण कई उत्पादन और रिलीज में देरी के बाद फिल्म को 3 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसने सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत किया और व्यावसायिक सफलता हासिल की। 30-31 एक सीक्वल की योजना बनाई गई है। 32 सितंबर 2021 में यह पता चला था कि लियो ब्राइट समुराई सोल की अंग्रेजी भाषा की आवाज कास्ट का नेतृत्व करेंगे, जो एक नेटफ्लिक्स एनीमे फिल्म है जिसका प्रीमियर 12 अक्टूबर को हुआ था। 33 फरवरी 2022 में लियो ग्रेटा गेरविग की बार्बी फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। 4 साथ ही अप्रैल मुलेन द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म हेलो स्ट्रेंजर में भी शामिल हुए, जो अंततः सिमुलेंट बन गई। 34 दोनों फिल्में 2023 में रिलीज हुईं, जिसमें पूर्व में प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूट गए। 35 लियो और NBA खिलाड़ी जेरेमी लिन दोनों ने मलेशियाई कॉमेडियन रोनी चिएंग की नेटफ्लिक्स शॉर्ट रोनी चिएंग टेक्स चाइनाटाउन 2022 में खुद के कैरिकेचराइज्ड संस्करणों के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 36 दिसंबर 2022 में लियो डिज्नी के कैंडल लाइट प्रोसेशन में अतिथि कथावाचक थे। 38 7 अप्रैल 2023 को लियो ने अपना पहला सिंगल रिलीज किया, जिसका शीर्षक था डोंट। 39-40 अन्य कार्य और सार्वजनिक छवि 2014 में लियो को फेट कैमरा के लिए स्टॉक फोटो के एक सेट के लिए मॉडलिंग करने के लिए $100 का भुगतान किया गया था। तस्वीरें सबवे स्टेशनों, विज्ञापनों, स्टोरफ्रंट, पैम्फलेट और पाठ्यपुस्तक कवर में दिखाई दीं। 2021 में लियो की मुख्यधारा की अभिनय सफलता पर तस्वीरों को व्यापक मीडिया कवरेज मिला। 41-42 लियो एक फिल्म निर्माता और लेखक भी है। इस क्षेत्र में लियो का पहला काम ओपन जिम था, एक लघु फिल्म जिसे उन्होंने लिखा, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 2013 के टोरंटो रील एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार प्रदर्शित हुई। उन्होंने क्रिम्सन डिफेंडर बनाम द स्लाइटली रेसिस्ट फैमिली 2015 सहित कई अन्य शॉर्ट्स का निर्देशन, निर्माण और लेखन किया है। 2016 में लियो ने ब्लड एंड वाटर लिखने में मदद की, जिसके दौरान उन्होंने शो की कहानी को ब्रेक करने में मदद की और इसके दूसरे सीजन के लिए एक एपिसोड लिखा। 5 2017 में लियो ने वोंग फू प्रोडक्शंस के साथ उनकी शॉर्ट मीटिंग मम्मी 2017 पर काम किया, जिसे उन्होंने टीना जंग के साथ लिखा और निर्मित किया। इसे फरवरी 2018 में वोंग फू प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। 44-45 दिसंबर 2017 में लियो ने मैकलीन की पत्रिका के लिए एक अप्रवासी परिवार में पलेबरे अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह लेख जनवरी 2018 के अंक में छपा। 46 उनका संस्मरण, वी वेयर ड्रीमर्स, एन इमिग्रेंट सुपरहीरो ओरिजिन स्टोरी 17 मई 2022 को हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। 47 मार्च 2021 में लियो ने वैरायटी में एक कॉलम प्रकाशित किया जिसमें एशियाई घृणा अपराधों के प्रभावों और कैसे चीनी वायरस जैसी बयानबाजी सभी एशियाई लोगों के प्रति घृणा को बढ़ावा देती है, न कि केवल चीनी लोगों के प्रति। 48
लियू को टाइम पत्रिका की 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। 49 लियू को हेलो में से एक नामित किया गया था कि 50 सबसे खूबसूरत कनाडाई और 2017 और 2018 में 25 सबसे हॉट बैचलर्स। 50, 51, 52 मई 2021 में लियू 2010 में जेटली के बाद से एक दशक से अधिक समय में मेंस हेल्थ पत्रिका को कवर करने वाले पहले पूर्वी एशियाई व्यक्ति बने। 53 नवंबर 2021 में लियू सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करने वाले चीनी मूल के चौथे अभिनेता बने। 54 उन्होंने पहले 2022 के जूनो अवार्ड्स और 2023 के जूनो अवार्ड्स की मेजबानी की है। अक्टूबर 2020 में लियू यूनिसेफ कनाडा के राजदूत बन गए। 57 और तब से यूनिसेफ कनाडा द्वारा आयोजित हर युवा वकालत शिखर सम्मेलन में दिखाई दिए हैं। 2023 में लियू ने अपने अकिलीज टेंडन के फटने के बावजूद उपस्थिति दर्ज कराई। 58 2023 में लियू मिला में इसके मुख्य सामग्री अधिकारी के रूप में शामिल हुए। मिला एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर सूप डंपलिंग कंपनी है जो बेलेव्यू, डब्ल्यूए में स्थित है। 59 पुरस्कार लियू को ब्लड एंड वाटर में उनके काम के लिए 2017 में कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड और एक्ट्रा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 5 उन्होंने अपने किम्स कन्वीनियंस के कलाकारों के साथ मिलकर 2017 में उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए एक्ट्रा अवार्ड जीता। लियू और उनके कलाकारों को 2018 और 2019 में इसी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। किम्स कन्वीनियंस ने 2018 कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला का पुरस्कार भी जीता। 7 मंच पर लियू को 2016 में फैक्ट्री थिएटर में नाटक बनाना बॉयज के रीमाउंट में अपने सहपाठियों के साथ उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी श्रेणी में डोरा मावर मूर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 61 जनवरी 2023 में उन्हें 11वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन के रेडियस अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। 62 उन्होंने 2022 जूनो अवार्ड्स के लिए लाइव एंटरटेनमेंट स्पेशल में सर्वश्रेष्ठ होस्ट के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड भी जीता। 63 फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 पैसिफिक रिम अतिरिक्त 2021 शांगची और 10 छल्लों की कथा शॉन बटा शांगची ब्राइन समुराई सोल इज़ नो आवाज अंग्रेजी डब महिलाएं हारी हुई है गिलबर्ट 2023 एक सच्चा प्यार सैम बना हुआ केसी 64 बारबी प्रतिद्वंद्वी केन 2024 आर्थर द किंग लियो एटलस हरलान शेफर्ड जैकपॉट लुइस डाक उत्पादन 2025 आरए सॉन्ग डेवियर जूसाई रॉक उत्पादन आपके सपनों में आवाज उत्पादन में 65 ब्रेंट व्हाइट एक अमेरिकी फिल्म संपादक है जिन्होंने 1993 से फीचर फिल्मों पर काम किया है। व्हाइट ने जूर अपाटो द्वारा निर्मित और अपाटो, एडम मैके या पॉल फेग द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्मों पर काम किया है। 1 संपादन तकनीक अपाटो और मैके द्वारा निर्देशित फिल्मों में संपादक के रूप में व्हाइट का काम असामान्य है क्योंकि अभिनेताओं के कामचलाऊपन का महत्व है। एरिक मेलिन की फिल्म टैलाडेगा नाइट्स 2006 की समीक्षा व्हाइट के संपादन के इस पहलू पर केंद्रित है। फिल्म के एमवीपी निश्चित रूप से संपादक ब्रेंट व्हाइन है। जैसा कि उन्होंने 2004 की एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी के साथ किया था, व्हाइट को घंटों और घंटों की अलग अलग फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ दृश्यों को चुनना था ताकि एक ऐसी कहानी बनाई जा सके जो एक फिल्म जैसी दिखे। यह आसान काम नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पास असमान एंकरमैन की तुलना में काम करने के लिए थोड़ी अधिक कहानी थी। छोटी-मोटी निरंतरता की त्रुटियों को धिक्कार है। टैलेडेगा नाइट्स एक मज़ेदार फिल्म है। 2 नॉक्ड अप 2007 के संपादन का वर्णन द न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टीफन रोड्रिक द्वारा एक फीचर लेख में किया गया था।
रोड्रिक ने फिल्म के कई अलग अलग संस्करणों पर जोर दिया जो रिलीज होने वाले संस्करण पर निर्णय लेने से पहले बनाए गए थे। पिछले महीने के अंत तक, जब अंतिम संपादन किया गया था, मैंने नौकर अब के 5 या 6 संस्करण देखे थे। जबकि फिल्म का आर्क वही रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि हर लाइन को अंदर और बाहर किया गया था। 3. व्यक्तिगत जीवन। व्हाइट ने 1983 में BYU कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी से फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 4. व्हाइट शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे हैं। वह लॉस एंजल्स क्षेत्र में रहते हैं। जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना, बटा SIN/CN, जन्म 23 अप्रैल 1977, 10, एक अमेरिकी अभिनेता और पेशेवर पहलवान है। एक पहलवान के रूप में, उन्हें 2001 से WWE में साइन किया गया है, लेकिन 2018 से उन्होंने पार्ट टाइम प्रदर्शन किया है और 2025 के अंत में रिटायर होने की योजना है। 11. 12. WWE द्वारा मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड 16 बार के विश्व चैंपियन। B. उन्हें अब तक के सबसे महान पेशेवर पहलवानों में से एक माना जाता है। 13, 14, 15. सीना 1998 में बॉडी बिल्डिंग करियर बनाने के लिए कैलिफोर्निया चले गए और 1999 में प्रोफेशनल रेसलिंग में चले गए। उन्होंने अल्टीमेट प्रो रेसलिंग (UPW) के लिए अपनी शुरुआत की। 2001 में, उन्होंने WWE, तब WWF, के साथ हस्ताक्षर किए और उन्हें इसके विकासात्मक क्षेत्र ओहियो वैली रेसलिंग (OVW) को सौंपा गया, जहां उन्होंने OVW हैवीवेट चैंपियनशिप और OVW सदर्न टैग टीम चैंपियनशिप जीती। 16, 17. 2002 में स्मैकडाउन में WWE के मुख्य रोस्टर में जाने के बाद, एक खलनायक ट्रैश टॉकिंग रैपर का किरदार अपनाने के बाद वे एक सफल व्यक्ति बन गए। 18, 19. 2005 में अपनी पहली WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद, उन्होंने एक साफ सुथरे नायक। 22. सीना ने WWE चैंपियनशिप को रिकॉर्ड 13 बार और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को 3 बार अपने नाम किया है। वह 5 बार WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 2 बार WWE टैग टीम चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन, 2 बार रॉयल रंबल विजेता और 1 बार मनी इन द बैंक विजेता भी है। उन्होंने कई प्रमुख WWE पेपरव्यू को हेडलाइन किया है, जिसमें 5 बार इसके प्रमुख इवेंट रेसलमेनिया को हेडलाइन करना शामिल है। उनके करियर को आलोचकों और दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें उनके किरदार के काम और प्रचार कौशल की प्रशंसा की गई है, लेकिन अन्य पहलवानों के सापेक्ष उनके कथित अतिप्रतिनिधित्व और ऑन-स्क्रीन प्रभुत्व के लिए आलोचना की गई है। 21. सीना की पहली अभिनीत फिल्म भूमिका द मरीन 2006 में थी और बाद में उन्होंने ट्रेनव्रेक 2015, फर्डिनेंड 2017, ब्लॉकर्स 2018 और बम्बलबी 2018 में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 23. उन्होंने F9 2021 और फास्ट एक्स 2023 में जैकब टोरेटो के रूप में अभिनय किया और द सुसाइड स्क्वाड 2021 और इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला 2022 वर्तमान में पीसमेकर की भूमिका निभाई। उन्होंने 2005 में अपना एकमात्र स्टूडियो एल्बम यू कांट सी मी रिलीज किया। मनोरंजन में अपने काम के बाहर, उन्हें धर्मार्थ कार्यों में शामिल होने के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से मेक-ए-विश फाउंडेशन के लिए 650 से अधिक इच्छाओं को पूरा करना। 24. प्रारंभिक जीवन। जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को वेस्ट न्यूबरी, मैसाचुसेट्स में हुआ था। 25. उनके पिता कैरोल नीलुपियन और पूर्व कैओटिक रेसलिंग रिंग उद्घोषक जॉन जोसेफ सीना थे। 25. 26. उनकी मां अंग्रेजी और फ्रेंच कनाडाई वंश की है, जबकि उनके पिता इतालवी वंश के हैं। 27. उनका एक बड़ा भाई गैन है और 3 छोटे भाई हैं, जिनका नाम मैट, स्टीव और सीन है। 28. उनका पालन पोषण रोमन कैथोलिक हुआ। उनके नाना बेसबॉल खिलाड़ी टोनी लुपियन थे। 29.
जबकि उनके परदादा व्यवसायी यूलिसिस जे लुपियन थे। 27 वह कंप्यूटर वैज्ञानिक नताली एनराइट जेरगर के चचेरे भाई भी है। 26 स्कूल में उन्हें चिढ़ाया जाता था और मारा पीटा जाता था, जिसके कारण 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता से भारोत्तोलन बेंच मांगी। 27 सीना की शिक्षा लॉरेंस, मैसाचुसेट्स के सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल में हुई। उसके बाद वे एशबर्नम, मैसाचुसेट्स के प्राइवेट प्रेप बोर्डिंग स्कूल कुशिंग एकेडमी में चले गए। इसके बाद उन्होंने स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दाखिला लिया। 30 जहां वे NCAA डिवीज़न 3 ऑल अमेरिकन सेंटर और फुटबॉल टीम के कप्तान थे। 31-32 उन्होंने 1999 में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और बॉडी मूवमेंट में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 33 जिसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करियर को अपनाया। 32 और लिमोसिन ड्राइवर के रूप में काम किया। 34 उन्होंने गोल्ड्स जिम के स्टोर एरिया में भी काम किया। 35 इसके बाद सीना ने ब्रॉक लेसन के पास मौजूद WWE चैंपियनशिप को हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने खिताब के लिए नंबर 1 कंटेंडर के टूर्नामेंट में प्रवेश किया, जिसमें उन्होंने एडी गुरेरो 48, द अंडरटेकर 49 और क्रिस बेनोइट पर उलटफेर करते हुए जीत हासिल की। 50 27 अप्रैल को बैकलैश में सीना लेसन से खिताब जीतने में नाकाम रहे। 51 18 मई को जजमेंट डे पर सीना और द FBI, चक पालुम्बो और जॉनी स्टैम्बोली ने बेनोइन, राइनो और स्पेंकी को हराया। 52 27 जुलाई को वेंजेंस में सीना द अंडरटेकर से हार गए। 42 53 19 अक्टूबर को नो मर्सी में कर्ट एंगल से हारने के बाद 53 सीना प्रशंसकों के पसंदीदा बन गए जब वे 16 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में एंगल की टीम के सदस्य के रूप में शामिल हुए। 55 जनवरी 2005 में सीना अपनी कस्टमाइज्ड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बेल्ट के साथ। सीना ने 25 जनवरी 2004 को रॉयल रंबल मैच में हिस्सा लिया, लेकिन बिग शो के हाथों हार गए। 56 15 फरवरी को नो वे आउट में सीना ने रेसलमेनिया XX में WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में बिग शो और कर्ट एंगल का सामना किया, जिसे सीना एंगल से सबमिशन के जरिए हार गए। 57 14 मार्च को रेसलमेनिया में सीना ने बिग शो को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती, जो WWE में उनकी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप थी। 58 उन्होंने 16 मई को जजमेंट डे पर रेने डुप्री के खिलाफ खिताब बरकरार रखा। 59 और 27 जून को द ग्रेट अमेरिकन बैश में डुप्री, रॉब वैन डैम और बुकर टी की भागीदारी वाले फैटल 4-वे मैच में 61 सीना ने बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में बुकर टी को हराकर खिताब वापस जीता, जो 15 अगस्त को समरस्लैम में शुरू हुआ। 62 और 3 अक्टूबर को नो मर्सी में समाप्त हुआ। 63 केवल अगले हफ्ते स्मैकडाउन में डेब्यू करने वाले कार्लिटो कैरेबियन कूल के हाथों हारने के लिए। 64 दोनों ने एक झगड़ा शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप सीना को कथित तौर पर कार्लिटो के अंगरक्षक जेसुस द्वारा बोस्टन क्षेत्र के नाइट क्लब में गुर्दे में चाकू मार दिया गया। इस चोट का इस्तेमाल सीना को 1 महीने तक कार्रवाई से बाहर रखने के लिए किया गया था, जब वह द मरीन को फिल्मा रहे थे। 25-41 14 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में लौटने के बाद सीना 65 उन्होंने 12 दिसंबर को आर्मागेडन में स्ट्रीट फाइट में जेसुस के खिलाफ खिताब बरकरार रखा। WWE चैंपियन 2005 से 2007। 30 जनवरी 2005 को सीना ने रॉयल रंबल मैच में हिस्सा लिया, जिससे वह अंतिम 2 में पहुंच गए। वह और बतिस्ता एक ही समय में टॉप रोप पर गए। पहले तो मैच खत्म हो गया, लेकिन मैच फिर से शुरू हुआ और बतिस्ता ने जीत हासिल की। 67 20 फरवरी को नो वे आउट में सीना ने कर्ट एंगल को हराकर स्मैकडाउन ब्रांड के रेसलमेनिया 21 के मुख्य इवेंट मैच में जगह बनाई। 68 इस प्रक्रिया में तत्कालीन WWE चैंपियन जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड JBL और उनके कैबिनेट के साथ झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के शुरुआती चरणों में सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कैबिनेट सदस्य ऑरलैंडो जॉर्डन से हार गए।
6-9-70। अब स्पिनर WWE चैंपियनशिप बेल्ट के साथ JBL ने मूल टाइटल बेल्ट ले ली और दावा किया कि वह अभी भी WWE चैंपियन है। 25। जब तक कि सीना ने 22 मई को जजमेंट डे पर आई क्वीन मैच में उसे हराकर खिताब बरकरार नहीं रखा। 71। सीना को रॉ के 6 जून के एपिसोड में रॉ ब्रांड के लिए चुना गया, जो वार्षिक ड्राफ्ट लॉटरी में चुने जाने वाले पहले पहलवान बन गए। 72। सीना ने 2005 ECW वन नाइट स्टैंड में एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग ECW रोस्टर के खिलाफ युद्ध में भाग लेने से इनकार करने के बाद तुरंत रॉ के महाप्रबंधक एरिक बिशॉफ के साथ झगड़ा किया। 73। 26 जून को वेंजेंस में सीना ने क्रिश्चियन और क्रिस जेरिको के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में खिताब बरकरार रखा। 74। बिशॉफ ने रॉ पर सीना के कार्यकाल को कठिन बनाने की कसम खाई। उन्होंने सीना की चैंपियनशिप उनसे लेने के लिए जेरिको को चुना। 25। उनके झगड़े के दौरान भले ही सीना को चेहरे नायक और जेरिको को हील खलनायक के रूप में चित्रित किया गया था, फिर भी लाइव भीड़ का एक मुखर वर्ग उनके मैचों के दौरान जेरिको को चीयर कर रहा था और सीना को हूट कर रहा था, विशेष रूप से 21 अगस्त को समरस्लैम में, जब सीना ने खिताब बरकरार रखने के लिए जेरिको को हरा दिया था। 75। कर्ट एंगल के साथ अपने अगले झगड़े के दौरान भीड़ ने सीना को फिर से हूट किया, जिन्होंने रॉ के 22 अगस्त के एपिसोड में यू आर फायर्ड मैच में सीना द्वारा जेरिको को हराने के बाद बिशॉफ के चुने हुए एक दावेदार के रूप में पदभार संभाला था। 76। 25। सीना ने एंगल के साथ अपने झगड़े के माध्यम से WWE चैंपियनशिप को बरकरार रखा। 18 सितंबर को अनफॉरगिवन में अयोग्यता से उनसे हार गए। 77। 1 नवंबर को टैबू ट्यूसडे में एंगल से जुड़े ट्रिपल थ्रेट मैच में शॉन माइकल्स को पिन किया। 78 और 27 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में एंगल को पिन किया। 79। एंगल के साथ झगड़े में सीना ने एक सेकेंडरी सबमिशन आधारित फिनिशिंग पैंतरेबाजी STFU एक स्टेपओवर टू होल्ड स्लीपर, हालांकि एक स्टेपओवर टू होल्ड फेसलॉक के लिए नामित जोड़ा जब उन्हें रॉ के 28 नवंबर के एपिसोड में ट्रिपल थ्रेट सबमिशन ओनली मैच में डाला गया। 80। जुलाई 2006 में WWE हाउस शो में सीना का मुकाबला एज से हुआ। 8 जनवरी 2006 को न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में सीना ने आखिरी बार कार्लिटो को बाहर करने के बाद एलिमिनेशन चैम्बर मैच में WWE चैंपियनशिप बरकरार रखी, लेकिन इसके तुरंत बाद मिस्टर मैकमोहन ने घोषणा की कि एज अपना मनी इन द बैंक अनुबंध भुना रहे हैं। मालिक द्वारा चुने गए समय और स्थान पर WWE चैंपियन के खिलाफ एक गारंटीकृत टाइटल मैच। 2 त्वरित भालों ने एज को सीना को पिन करने और चैंपियनशिप जीतने की अनुमति दी। 81। सीना ने 29 जनवरी को रॉयल रंबल में फिर से खिताब जीता। 81। उसके बाद सीना ने ट्रिपल एच के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। भीड़, जिसने पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर सीना का उत्साहवर्धन किया था, ने उन्हें फिर से हूटिंग करना शुरू कर दिया और खलनायक ट्रिपल एच का उत्साहवर्धन किया। 82। 11 जून को ECW वन नाइट स्टैंड में रॉब वैन डैम का सामना करने पर उनके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया और बढ़ गई, जो हैमरस्टीन बॉलरूम में ज्यादातर मूल ECW प्रशंसकों की एक उग्र भीड़ के सामने हुआ था। सीना को भाड़ में जाओ सीना, तुम कुश्ती नहीं कर सकते, और वही पुरानी बकवास के नारे और शोर का सामना करना पड़ा। जब मैच आगे बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग चालें दिखानी शुरू कीं, तो प्रशंसकों ने तुम अभी भी बेकार हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। 25। एज के हस्तक्षेप के बाद सीना ने WWE चैंपियनशिप वैन डैम से खो दी। 83। रॉ के 4 अगस्त के एपिसोड में सीना ने कोडी रोड्स और टेड डिबिएस को हराकर बतिस्ता के साथ अपनी दूसरी विश्व टैग टीम चैंपियनशिप जीती। 119। लेकिन पूर्व चैंपियन के खिलाफ अगले हफ्ते चैंपियनशिप बरकरार रखने में असफल रहे। 120। 17 अगस्त को समरस्लैम में बतिस्ता ने सीना को हराया। 121। 7 सितंबर को अनफॉरगिवन में चैंपियनशिप स्क्रैम्बल मैच में CM पंक की विश्व हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीना को 4 दावेदारों में से एक नामित किया गया था,
लेकिन समरस्लैम मैच में गर्दन में हर्निएटेड डिस्क से पीड़ित होने के बाद रे मिस्टरियो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। 122 चोट को ठीक करने के लिए सीना की सफल सर्जरी हुई। 123 124 सीना ने 23 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में अपनी इन-रिंग वापसी की और क्रिस जेरिको को हराकर अपनी पहली विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। 125 उन्होंने 14 दिसंबर को आर्मागेडन में जेरिको के खिलाफ खिताब बरकरार रखा। 126 25 जनवरी 2009 को रॉयल रंबल में जेबीएल को हराने के बाद 127 सीना 15 फरवरी को नो वे आउट में एज से चैंपियनशिप हार गए, जिन्होंने कोफी किंगस्टन पर हमला किया और एलिमिनेशन चैम्बर मैच में उनकी जगह ले ली। 128 सीना ने 5 अप्रैल को रेसलमेनिया 25 में बिग शो के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में खिताब के लिए अपना रीमैच जीता। 129 उन्होंने 26 अप्रैल को बैकलैश। 130 सीना ने 17 मई को जजमेंट डे पर बिग शो को हराया। 131 और 7 जून को एक्सट्रीम रूल्स में एसटीएफ लगाकर सबमिशन मैच में हराया। 132 बिग शो के साथ सीना के झगड़े के दौरान द मिज ने उन्हें रॉ के 27 अप्रैल के एपिसोड में मैच के लिए चुनौती दी, लेकिन चूंकि सीना चोट के कारण बाहर थे, इसलिए द मिज ने फोरफिट के जरिए एक अनौपचारिक जीत का दावा किया और अगले हफ्तों तक ऐसा करना जारी रखा। 133 जब तक कि सीना ने 28 जून को द बैश में द मिज को हरा नहीं दिया। 134 2010 में सीना WWE चैंपियन बने। 26 जुलाई को नाइट ऑफ चैंपियंस में सीना ने ट्रिपल एच और गत विजेता रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया XXIV से एक रीमैच के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में WWE चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी, लेकिन कोडी रोड्स और टेड डिबायस के हस्तक्षेप के बाद ऑर्टन द्वारा पिन किया गया। 135 अगली रात रॉ पर सीना ने 23 अगस्त को समरस्लैम में WWE चैंपियनशिप में एक और शॉट अर्जित करने के लिए बीट द क्लॉक चुनौती जीती। 136 जहां घोटन ने बरकरार रखने के लिए अंडरहैंड रणनीति का इस्तेमाल किया। 137 13 सितंबर को ब्रेकिंग पॉइंट में सीना ने आई क्विट मैच में ऑर्टन को हराकर अपनी चौथी WWE चैंपियनशिप जीती। 138 उन्होंने 4 अक्टूबर को हेल इन ए सेल। 140 सीना ने 22 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स दोनों के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में खिताब बरकरार रखा। 141 लेकिन 13 दिसंबर को TLC टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स में टेबल्स मैच में शीमस से हार गए। 142 रो पर अगली रात सीना ने 2009 के सुपरस्टार ऑफ द ईयर का ताज पहनने के लिए एक टूर्नामेंट में भाग लिया, पहले राउंड में CM पंक को और बाद में उसी रात फाइनल में ऑर्टन को हराकर सम्मान जीता। 143 उन्हें रॉ के 28 दिसंबर के एपिसोड में शीमस के खिलाफ खिताब के लिए अपना रीमैच मिला, जहां उन्होंने अयोग्यता से जीत हासिल की, लेकिन चैंपियनशिप नहीं जीती। 31 जनवरी 2010 को रॉयल रंबल में सीना ने टाइटल मैच में हिस्सा लिया और अंतिम 2 में जगह बनाई, जहां वापसी करने वाले एज ने उन्हें बाहर कर दिया। 145 सीना ने 21 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर में इसी नाम के मैच में खिताब हासिल किया, लेकिन उनका राज तब खत्म हो गया जब मिस्टर मैकमोहन ने उन्हें बतिस्ता के खिलाफ तुरंत खिताब का बचाव करने को कहा, जो विजयी हुए। 146 सीना ने 28 मार्च को रेसलमेनिया XXVI में बतिस्ता को खिताब के लिए हराया। 147 और 25 अप्रैल को एक्सट्रीम रूल्स में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दोबारा हुए मैच में इसका सफलतापूर्वक बचाव किया। 148 सीना ने 23 मई को ओवर द लिमिट में आई क्विन मैच द नेक्सस द रॉक और CM पंक के साथ झगड़े। 2010 से 2013 यह भी देखें द नेक्सस। 2010 में द नेक्सस के सदस्य रहते हुए सीना को वेड बैरेट द्वारा एक सार्वजनिक भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। रॉ के 7 जून के एपिसोड में CM पंक के खिलाफ मैच के दौरान सीना पर NXT के पहले सीजन के सभी 8 पूर्व प्रतियोगियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें वेड बैरेट उनके नेता थे।
इस समूह ने बाद में खुद को द नेक्सस के रूप में संदर्भित किया। 150 अस्तबल के हस्तक्षेप के कारण उन्हें 20 जून को फेटल 4 में शेमस से WWE चैंपियनशिप हारना पड़ा। 151 और 18 जुलाई को मनी इन द बैंक में शेमस के खिलाफ स्टील केज मैच में हारना पड़ा। 152 नेक्सस के जवाब में सीना ने एज, क्रिस जेरिको, जॉन मॉरिसन, आर-ट्रूथ, द ग्रेट खली और ब्रेट हार्ट के साथ गठबंधन किया और 15 अगस्त को समरस्लैम में नेक्सस को हराकर वापसी करने वाले डेनियल ब्रायन की मदद से हराया, जो नेक्सस का एक पूर्व सदस्य था जिसने खली की जगह ली थी। सीना ने 3 अक्टूबर को हेल इन ए सेल में बैरेट का सामना किया, इस शर्त के साथ कि अगर वह हार गए तो वह द नेक्सस में शामिल हो जाएंगे और अगर वह जीत गए तो नेक्सस भंग हो जाएगा। बैरेट ने सीना को हराने के बाद अनिच्छा से द नेक्सस में शामिल हो गए। 154 सीना और साथी नेक्सस सदस्य डेविड ओटुंगा ने 24 अक्टूबर को ब्रैगिंग राइट्स में WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर को हराया। 155 उस रात बाद में उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच में बैरेट को ऑर्टन को हराने में मदद करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे बैरेट को अयोग्यता की जीत मिली लेकिन खिताब नहीं। 155 अगली रात रॉ पर सीना और ओटुंगा ने साथी नेक्सस सदस्यों हीथ स्लेटर और जस्टिन गैब्रियल से खिताब खो दिया। 156 21 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में सीना ने बैरेट और ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच का संचालन किया। शर्त के अनुसार अगर बैरेट चैंपियनशिप नहीं जीतता तो सीना को WWE से निकाल दिया जाएगा। ऑर्टन ने बैरेट को हराकर खिताब बरकरार रखा और सीना को निकाल दिया गया। केफेबे 157 रो पर अगली रात सीना ने बैरेट को ऑर्टन के साथ रीमैच में हस्तक्षेप करके WWE चैंपियनशिप से वंचित करने से पहले एक विदाई भाषण दिया। 158 एक हफ्ते बाद सीना ने रो पर आक्रमण किया, पहले एक दर्शक के रूप में, लेकिन फिर नेक्सस के सदस्यों पर हमला किया, यह बताते हुए कि वह नौकरी न करने के बावजूद एक-एक करके नेक्सस को नीचे गिराएगा। 159 रॉ के 13 दिसंबर के एपिसोड में सीना को बैरेट ने इस बदले में फिर से काम पर रखा कि वह 19 दिसंबर को TLC टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स में उनका सामना कुर्सियों के मैच में करेगा। 160 जिसे सीना ने जीत लिया। 27 जनवरी 2013 को सीना ने अपना दूसरा रॉयल रंबल मैच जीता। 202 और घोषणा की कि वह रेसलमेनिया 29 में WWE चैंपियनशिप का पीछा करेंगे। 203 सीना, राइबैक और शीमस के साथ। 204 ने द शील्ड के साथ झगड़ा शुरू किया, जिसका समापन 17 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर में 6-मैन टैग टीम मैच में हुआ, जिसे द शील्ड ने जीत लिया। 205 रॉ के 25 फरवरी के एपिसोड में सीना ने CM पंक को हराकर रॉक की WWE चैंपियनशिप के लिए एक दावेदार के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। 206 7 अप्रैल को रेसलमेनिया में सीना ने अपने 11वें WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए रॉक को अपने रीमैच में हराया। 207 208 19 मई को एक्सट्रीम रूल्स में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में सीना ने राइबैक के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी। दोनों पुरुषों के 10 काउंट तक नीचे रहने के बाद मैच नो कॉन्टेस्ट में समाप्त हो गया। 209 सीना ने फिर 16 जून को पेबैक में 3 स्टेज ऑफ हेल मैच में राइबैक को हराया। 210 उन्होंने 14 जुलाई को मनी इन द बैंक में सबमिशन के जरिए मार्क हेनरी को हराया। 211 18 अगस्त को समरस्लैम में सीना WWE चैंपियनशिप डेनियल ब्रायन से हार गए, जिसमें ट्रिपल एच विशेष अतिथि रेफरी थे और 133 दिनों में उनका राज खत्म हो गया। 212 अगली रात रॉ पर सीना ने घोषणा की कि वह ट्राइसेप्स टियर के लिए सर्जरी करवाएंगे और 4 से 6 महीने तक बाहर रहेंगे। विश्व चैंपियनशिप की खोज और प्रभुत्व 2013 से 2015 सीना 27 अक्टूबर को हेल इन ए सेल में लौटे, अल्बर्टो डेल रियो को हराकर अपनी तीसरी विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। 214
उन्होंने रॉ के 28 अक्टूबर के एपिसोड में डेमियन सैंडो के खिलाफ खिताब बरकरार रखा। 215 और 24 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में अल्बर्टो डेल रियो के साथ रीमैच में 216 सीना ने अगली बार तत्कालीन WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन को अपनी चैंपियनशिप को एकीकृत करने की चुनौती दी, जिसके लिए द अथॉरिटी ने सहमति जताई और 15 दिसंबर को TLC टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स में टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स टाइटल एकीकरण मैच की व्यवस्था की, जिसमें सीना हार गए। 217 अब एकीकृत WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए 26 जनवरी को रॉयल रंबल में एक रीमैच हुआ। 219 मुझे पता है कि जॉन सीना के झगड़े कैसे काम करते हैं। वह एक मैच हारता है, फिर अगले 2 या 3 जीतता है। उदाहरण के लिए रुसेव और ब्रे वायट को देखें। ये झगड़े वास्तव में प्रतिभा की मदद नहीं करते हैं, वे स्थापित हैं सीना से निश्चित रूप से नीचे। यह WWE बुकिंग में एक चल रही थीम है। केविन ओवेंस इससे भी बदतर स्थिति में है अगर उनका सीना के साथ दूसरा और तीसरा मैच कभी नहीं होता। ProWrestling.net विश्लेषक विल प्रूएट जुलाई 2015 में 220 एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ब्रे वायट ने रेसलमेनिया XXX मैच के लिए सीना की चुनौती स्वीकार कर ली। 221 वायट यह साबित करना चाहते थे कि सीना का वीरतापूर्ण कार्य झूठ के इस युग की विशेषता का दिखावा था और सीना को राक्षस में बदलना चाहते थे। 222 6 अप्रैल को रेसलमेनिया में ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन के हस्तक्षेप के बावजूद सीना ने वायट को हरा दिया। 223 रेसलमेनिया के बाद आयग्रा इस कहानी के आधार पर जारी रहा कि वायट सीना के फैनबेस पर कब्जा कर रहे थे, जिसका उदाहरण वायट द्वारा रॉ के 28 अप्रैल के एपिसोड में बच्चों के गायन दल को रिंग में ले जाना था, जहां उन्होंने बाद में भेड़ के मुखौटे पहन लिए थे। 224 4 मई को एक्सट्रीम रूल्स, 225 1 जून को पेबैक में सीना ने वायट को एक अच्छी तरह से प्राप्त लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हराकर अपने झगड़े को समाप्त कर दिया। सीना ने मैच जीतने के लिए वायट को कई उपकरणों के नीचे दबा दिया। 226 रॉ के 16 जून के एपिसोड में सीना ने केन को एक स्ट्रेचर मैच में हराकर 29 जून को मनी इन द बैंक में खाली WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच के लिए क्वालिफाई किया, जहां उन्होंने अपनी 15वीं विश्व चैंपियनशिप जीती। 227 उन्होंने 20 जुलाई को बैटल ग्राउंड में रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन और केन के खिलाफ फैटल 4-वे मैच में खिताब बरकरार रखा। 228 17 अगस्त को समरस्लैम में सीना एक स्क्वैश मैच में ब्रॉक लेसन से चैंपियनशिप हार गए, जिसके दौरान लेसन ने सीना को 16 सुप्लेक्स और 2 F5 से मारा, जिससे उनका 49 दिनों का राज समाप्त हो गया। 229 सीना ने 21 सितंबर को नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए लेसन के खिलाफ अपने टाइटल रीमैच क्लॉज का इस्तेमाल। 230 इसके बाद सीना ने 26 अक्टूबर को हेल इन ए सेल में रॉलिंग्स का सामना करने के अधिकार के लिए डीन एम्ब्रोज के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, लेकिन एम्ब्रोज ने नो होल्ड्स बार्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए पोल मैच में सीना को हराकर अधिकार जीत लिया। 231 WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के एक दावेदार का निर्धारण करने के लिए सीना ने हेल इन ए सेल मैच में रैंडी ऑर्टन का सामना किया, जिसे सीना ने जीत लिया। 232 सीना 2014 में रिकॉर्ड 13 बार WWE चैंपियन बने। रॉ के 27 अक्टूबर के एपिसोड में सीना ने सेना में शामिल होने के लिए द अथॉरिटी के दोस्तों ये 2024 की अमेरिकन एक्शन मूवी है और तकरीबन 15 अगस्त 2024 को इसे रिलीज़ किया गया है। बाकी इसे यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था और मेन भी जो लैंग्वेज इसकी इंग्लिश रहने वाली है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।